ये 15 साल पुराना किस्सा है। इन दिनों आसिफ और रिजवान मेडिकल के तालिब इल्म थे। एक मर्तबा क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज़ें आई। डियर स्टूडेंट, कल से जो 2-6 स्टार्ट हो रही हैं, इस्लामी त्यौहार के सिलसिले में इन 2-6 के बाद मैंने अब से पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लेना है। घर आकर आसिफ और रिजवान को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी की हड्डियों के नाम और साख्त वाज़े नहीं हो रहे थे। वो दोनों किताब खोले इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक आसिफ बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आएं तो हमारा काम बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी की साख्त के नाम याद कर सकते हैं। रिजवान ने कहा, मेरे भाइये, जो हम अपने मोबाइल पर नेट से खोपड़ी की फोटो और मालूमात निकाल कर सामने रखे हुए हैं कि इससे बात नहीं बन सकती है। आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, मुस्तकबिल के डॉक्टर रिजवान साहिब, हाथ में पकड़ी हुई चीज की बात ही कुछ और होती है। माना का नेट पर सब कुछ है, मगर ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक है। तुम मेरी बात पर गौर करो, तुमको समझ आ जाएगी कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़कर इसमें मौजूद हड्डियों की साख्त पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लेना लाजमी है, वरना 2 माह कबल जो टेस्ट हुआ था इसमें भी हमारे कम नंबर आए थे और हमारे टीचर डॉक्टर अयाज साहिब हम पर सख्त नाराज हुए थे। आसिफ की तकरीर सुनने के बाद रिजवान भी इस बात पर मानून गया कि अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो उनको वाकई बहुत आसानी हो जाएगी अपना होने वाला टेस्ट क्लियर करने में। चंद मिनट बाद रिजवान ने अपना मोबाइल पकड़ा और उसका इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर आसिफ साहिब, ये खोपड़ी वगैरह बाजार में तो फरोख्त होती नहीं, तो मेरे स्वीट दोस्त ये आएगी कहाँ से? आसिफ बोला, भाई, इस बात का तो यही हल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है इसके गोरकुन से राब्ता किया जाए। वो मेरा थोड़ा बहुत वाकिफ भी है। ये मैं कल छठी के दिन कर लूँगा, कल शाम को मिलूंगा। बल्कि तुम ऐसा करना, कल शाम को आ जाना, हम इकट्ठे ही चलेंगे। दूसरे दिन शाम को रिजवान और आसिफ अपनी बाइक पर शहर से बाहर वाले एक कब्रिस्तान में जा पहुंचे, जहां का गोरकन आसिफ का वाकिफ था थोड़ा बहुत। गोरकन का मकान कब्रिस्तान के साथ ही था। जब आसिफ के दस्तक देने पर उसने दरवाजा खोला तो आसिफ को देखकर वो पहचान गया और बोला, खैर तो है ना आसिफ बाबू, आज कैसे आना हुआ, कहीं कोई फोतगी? आसिफ ने इसकी बात करते हुए कहा, नहीं नहीं कमरदीन साहिब, हमारे यहाँ कोई फोतगी नहीं हुई और सब खैर खैरियत है। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था, क्या हम यहाँ ही खड़े रहेंगे? अरे नहीं बाबूजी, आप अंदर आ जाएं, आज तो वैसे भी मैं अकेला हूँ। मेरे बीवी बच्चों के साथ अपने वालिदैन के घर गई हुई है। गोरकन ये कहता हुआ इन दोनों को अपनी सादा सी बैठक में ले आया। जैसे ही वो चारपाई पर बैठे, गोरकन उनके मना करने के बावजूद बोतल लेने घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो नमूदार हुआ तो इसके हाथ में पकड़ी ट्रे में 1.5 लीटर की मशरूब की बोतल, प्लेट में निम्को और 3 गिलास उनको नजर आए। बोतल पीने और थोड़ा सा निम्को खाने से फारिग होकर आसिफ अपने मतलब की बात पर आ गया। पहले इसने रिजवान का तारुफ करवाया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असली बात पर आ गया। जब उसने गोरकन से कहा, हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने चौंक कर इन दोनों की तरफ देखा। इसी वक्त आसिफ ने 500 रुपए का नोट जबरदस्ती इसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से माजरत कर ली, मगर जब आसिफ ने इसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं ले जा रहे, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और उनको वाकई ही तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी दरकार है, तो गोरकन ने ये कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ठीक है साहब, मगर उसकी मजीद कुछ कीमत भी देनी होगी। आसिफ ने मजीद 500 रुपए इसको दिए तो इसने उनको रात 10 बजे आने का कहा। वो वापस चले आए। घर आके रिजवान ने आसिफ को कहा, आसिफ, मैं तो पहली मर्तबा इतनी रात गए कब्रिस्तान जाऊंगा, कहीं मुझे कोई रूही ना चिमट जाए। तो आसिफ हंसता हो अलिफ बोला, बेगामो, तो मैं क्या रोज रात को कब्रिस्तान जाता हूँ? क्या मैं कफन चूर हूँ? तुम घबराओ नहीं, गोरकन हमारे साथ होगा। रात 9 बजे के करीब आसिफ ने घर वालों से बहाना बनाकर 2 घंटों की इजाजत मांगी कि उनका एक दोस्त बाइक से गिरकर जख्मी हो गया है और वो इसे अस्पताल देखने जा रहा है, साथ रिजवान भी होगा। अगरचे अब्बा जान ने इसको इजाजत दे दी, मगर उनकी आंखों में शक के साए वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे।
खैर साहब वो घर से निकला तो हल्के बादलों में बिजली रह रहकर चमक रही थी। रिजवान को साथ लेकर वो जब शहर से बाहर बड़े कब्रिस्तान की सड़क पर मुड़े तो मौसम हल्की हल्की हुआ चलने और बिजली चमकने से मजीद पुरअलिफ सरर हो गया। कब्रिस्तान से करीब ही गोरकन का मकान था। गोरकन को साथ लिया। गोरकन ने खोदने वाली कुदार और एक टार्च हाथ में पकड़ी हुई थी। कब्रिस्तान के गेट में दाखिल होते ही जब बिजली चमकी तो एक लम्हे के लिए उनको कब्रों की तवील कतार नजर आई। तब इन दोनों के दिल खौफ से धड़क उठे और जिसमें खौफ की लहर दौड़ने लगी। रिजवान ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो वापस चला जाए, मगर फिर दोस्त के साथ होने का हौसला पाकर वो भी आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के दरख्त चमकती हुई बिजली में नजर आ जाते, वरना उनके साए गहरे काले रंग के लग रहे थे, जैसे बहुत सारी चुड़ैलें एक साथ खड़ी हों। कुछ दूर चलने के बाद गोरकन बोला, साहिब यह कब्र किसी वकार साहिब की है और मैंने देखा है इसकी देखभाल को भी बहुत कम आते हैं इसके वारिस, तो मैं आपको इसकी खोपड़ी ही निकाल देता हूँ। ये कहकर वो अपना बेलचा सा जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था इससे कब्र की मिट्टी हटाने लगा। आसिफ बाबू, गोरकन ने हिदायत देते हुए कहा, लपिए टार्च सिर्फ इस कब्र पर रखो, इधर अलिफादेर न रोशनी करना। रिजवान एक तरफ खड़ा ये खौफनाक कब्रिस्तान देख रहा था। डर के मारे उसका पसीना छूट रहा था, मगर वो पानी बेइज्जती के डर से वापस नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में गोरकन ने मिट्टी हटा दी। पत्थर की सिलिस ने जरा सी खिसकाकर हटाई और फिर चंद ही मिनटों में कब्र ओपन हो चुकी थी। अब तो टार्च पकड़े आसिफ का दिल भी नामालूम खौफ से घबरा उठा। वो अब टार्च की रोशनी तो कब्र के अंदर देखने की हिम्मत इसकी भी नहीं हो रही थी। इसने वक्त काटने के लिए गोरकन से सवाल कर दिया, कमरदीन तुमको डर नहीं लगता कब्रिस्तान में? तो वो बोला, साहिब अगर हम डर गए तो फिर पेट कैसे भरेगा हमारे बच्चों का? हमारे तो बाप दादा का यही काम है जो कि अब मैं कर रहा हूँ। कुछ देर बाद गोरकन ने जब अपना हाथ कब्र से निकाला तो उसके हाथ में खरबूजे की तरह पकड़ी हुई खोपड़ी देखकर रिजवान आसिफ भी घबरा गया। गोरकन ने अपनी जेब से कपड़े का काला थैला निकालते हुए इंसानी खोपड़ी को इसमें खरबूजे की तरह डाल दिया। फिर वो थैला एक साइड पर रखकर कब्र को बंद करने लगा। कुछ वक्त की मेहनत के बाद कब्र बंद हो गई। तब गोरकन ने मिट्टी फिर से कब्र पर डाली। अलिफ वर हाथ झाड़ता हुआ कहने लगा, ये लो साहिब अपनी मतलूबा चीज। आसिफ अब इस थैले को हाथ में पकड़ते हुए भी घबरा रहा था, मगर हौसला करके इसने थैला जैसे ही पकड़ा तो इसको लगा जैसे इसकी अपनी जिंदा सलामत खोपड़ी जो इसके कांधों के ऊपर थी इसमें गर्मी सी भर गई हो। और गर्मी लगने का ये सिलसिला जल्द ही खत्म भी हो गया, मगर इन दोनों के दिल अब भी घबराहट सी महसूस कर रहे थे। गोरकन के मकान तक आने पर उसने इसको बाकी 500 रुपए पकड़ अलिफ दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल की एक साइड पर लटका। जब वो रिजवान के घर के पास आए तो रिजवान उतर गया। तब आसिफ ने खोपड़ी रिजवान को पकड़ा दी। पहले तो रिजवान डरता रहा, मगर जब आसिफ ने इससे कहा, तुम्हारे पास लाक वाली अलमारी है, तुम इसको अलमारी में रख कर लाक लगा देना। मेरी अलमारी का लाक खराब है तो इसको घर का कोई भी फर्द देख सकता है। रिजवान ये वजह सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर मान गया। घर के अंदर जाकर उसने सबसे पहला थैला अलमारी में रख कर लाक लगाया। खाना वगैरह खाकर अभी वो सोने ही जा रहा था कि अचानक इसको जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर अपने कमरे से बाहर निकला तो इसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को जमीन से उठाते हुए नजर आए। क्या हुआ भाईजान? घबरा के बोला। इसी वक्त इसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता दिखाई दिया। ये क्या हुआ भैया? वो चला। जल्द ही इसे मालूम हो गया कि इसका भतीजा सहन से अंदर बरामद बड़िया में दाखिल हो रहा था कि इसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा टूट कर लगा, जिसकी वजह से इसके सर पर चोट आई। फटाफट महल्ले के मकामी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बच्चे को अपने छोटे से क्लिनिक पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। खुदा का शुक्र है कि सर की हड्डी टूटी नहीं, मकामी डॉक्टर बोला। बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दवा दी गई थी इसमें सुकून की दवा शामिल होने की वजह से वो जब सोने लगा तो रिजवान खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने कमर बड़िया में आ गया कि बच्चा बच गया है। कमरे में आकर इसको एक अजीब सा ख्याल आया कि आसिफ और उसने चूंकि मुर्दे की खोपड़ी निकाली थी कब्र से, तो हो सकता है घर में बच्चे को जो चोट लगी है इसके सर पर तो क्या ये कोई अजाब इंतकाम है मुर्दे का। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इसके मोबाइल पर आसिफ का फोन आने लगा। आसिफ ने फोन पर सबसे पहले नन्हे मियाँ की खैरियत मालूम की। तभी रिजवान ने इसको अपना ये ख्याल बताया, हो सकता है कि मुर्दे की रूह हमसे बदला ले रही हो।
जब ही तो उसके भतीजे के सर पर चोट लगी है। आसिफ ये सुनकर बहुत हंसा। अरे बाबा, ये 4G और 21 सदी है, यहाँ रूहें वगैरह नहीं इंतकाम लेती। वैसे भी ये कोई सन 1800 का जमाना तो है नहीं जहाँ तुम मुझे मुर्दे और रूहों से डरा रहे हो। जनाब रिजवान साहिब, मुस्तकबिल के डॉक्टर साहब, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम आगे डॉक्टरी कैसे करोगे? तुम तो अपने मरीज को, अगर किसी वजह से वो मर गया, देखकर अस्पताल से भाग जाओगे। हाँ। आसिफ रिजवान की बात पर दिल खोलकर हंसा। आखिर में उसने ये कहते हुए फोन बंद कर दिया। खोपड़ी निकालकर सामने रखकर उसकी साख्त पर गौर करने का मंसूबा मेरा था। अगर मुर्दे को इंतकाम लेना है या डराना है तो मुझको डराए। आसिफ को क्या मालूम कि वो जिन बातों का मजाक में कहे जा रहा था, तकदीर बहुत जल्द उनको सच करने वाली है। ओके, गुड बाय डॉक्टर रिजवान, कल मिलेंगे। मैं 10 बजे आपकी तरफ आऊंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। रिजवान ने भी फोन बंद करके एक तरफ रखा और फिर वो ये सोचते सोचते ही सो गया कि मैं बिलावजा डर रहा हूँ। भला जो जमाना आजकल चल रहा है, इतने जदीद जमाने में रूहों और मर्दों का क्या डर। रिजवान का फोन एक जोरदार आवाज से बज उठा। वो गहरी नींद से थोड़ा सा जागा, फिर उसने एक हाथ आगे करके ये देखने बना ही कि इस सख्त खराब मौसम में कौन इसको कॉल कर रहा है। इसने फोन ऑफ कर दिया और सो गया। अभी इसको सोए 15 मिनट ही हुए थे कि उसके कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला। इसके बड़े भाई की बौखिलाई हुई आवाज ने रिजवान को जगा दिया। इसके सोए हुए दिमाग में रिजवान के बड़े भाई की आवाज जब आई तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ भैया? रिजवान, रिजवान जल्दी उठो। गहरी नींद से जागे रिजवान के दिमाग में ये बात आई कि कहीं इसके भतीजे की तबीयत तो मजीद खराब नहीं। भैया, क्या वसीम ठीक है? उसने पूछा। हाँ हाँ, वसीम ठीक है। तुम जल्दी बाहर आओ, आसिफ की तरफ जाना है। आसिफ की तरफ? क्यों, क्या हुआ? इस वक्त तो सुबह के 5 बजे हैं। रिजवान, ज्यादा सवाल मत करो, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको आसिफ के अब्बा ने फोन भी किया था मगर तुमने फोन ही ऑफ कर दिया। तब उन्होंने हमको इमरजेंसी इत्तला दी। आसिफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया ने एक बम रिजवान के ऊपर गिरा दिया। आसिफ को क्या हुआ भैया? वो जुनूनी अंदाज से चलाया। सब्र करो मेरे भाई। आसिफ रात कमरे में सोया था कि अचानक इसके कमरे से जोरदार आवाज आई तो उसके दोनों भाइयों और अब्बा इसके कमरे में जब गए तो उन्होंने एक हौलनाक मंजर देखा कि कमरे की छत से पंखा टूटकर आसिफ के सर पर लगा हुआ है और बेचारा आसिफ सोते में ही अपनी खोपड़ी टूट जाने से ये दाल नया छोड़कर चला गया। रिजवान ने यह हौलनाक बात सुनी तो इसका दिल भी दवलने लगा। बेहोश होते होते इसके दिमाग में सिर्फ ये बात ही चल रही थी, जिस मुर्दे की खोपड़ी इन दोस्तों ने निकाली थी। आखिरकार उसने अपना इंतकाम आसिफ से भी ले लिया। अब उसकी बारी है। आसिफ की खोपड़ी तो टूट गई और वो दुनिया छोड़ गया, मगर मुर्दा अब इसको नहीं छोड़ेगा। जब रिजवान को होश आया तो इसके अजीज तरीन दोस्त का जनाजा तैयार था। अगरचा उसकी तबीयत भी बहुत खराब थी मगर उसने जिद करके अपने दोस्त की डेड बॉडी देखी। चेहरा तो कपड़े के नीचे छुपा दिया गया था क्योंकि खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से चेहरा देखने के काबिल नहीं था। इत्तेफाक देखें, आसिफ का जनाजा भी इसकी कब्रिस्तान में गया जहां से 24 घंटे पहले खोपड़ी निकाल कर ले गया था और उसकी कब्र भी इसी कतार में थी जिसके शुरू में आसिफ और रिजवान एक पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाल कर लेकर गए थे। आसिफ के जनाजे पर रिजवान को तो ना ले जाया गया कि बेपनाह सदमे से उसकी तबीयत खराब थी। आसिफ की अलमनाक मौत लोगों के लिए तो पंखा गिरने से हुई थी मगर सदमे से गुमसुम रिजवान अच्छी तरह जानता था कि ये पंखा भी मुर्दे के इंतकाम की वजह से गिरा था और गिरा भी ठीक उसी जगह था, यानी खोपड़ी पर। मुर्दे की भी वो खोपड़ी ही निकाल कर लाए थे। आसिफ की मौत के 3-4 दिन बाद रिजवान की तबीयत कदरे बेहतर हुई तो इसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक इसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आंखों की जगह से रोशनी सी निकल रही है। इसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की, घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर उसने जब गोरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ वो कब्रिस्तान के जुनूबी कोने में काम कर रहा है। रिजवान का ये प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाए और 3-4 दिन तक आकर आसिफ की कब्र पर बैठकर काफी देर कुरान पाक पढ़े। गोरकन जैसे ही इसको मिला, पहले तो इसने आसिफ की अलमनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब रिजवान ने इसको खोपड़ी रात को कब्र फिर से खोलकर इसमें रखने का कहा तो वो हैरान हुआ। इसने पूछा,
ये तो आपको मेडिकल के कामों में चाहिए थी, अब क्यों वापस रखनी है? रिजवान ने बहाना बनाते हुए कहा कि अलिफा सीन को अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए, तो अब ये इसको दरकार नहीं। ये झूठ बोलते हुए इसको आसिफ याद आया कि इस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए इसको भी इसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है, जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहिब, गोरकन की आवाज से वो दुनिया में वापस आ गया। यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो आसिफ साहिब के बार बार कहने और वाकिफियत की वजह से मैंने निकाल दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है कमरदीन, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये रखो 500 रुपए। तुम आज ही रात को कब्र खोल कर इसको अंदर रख देना और मेरे नंबर पर इसको मुर्दे के पास रखकर एक तस्वीर बनाकर मुझे इरसाल कर देना, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहिब। गोरकन ने थैला और 500 रुपए पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चल पड़ा। आदेर रिजवान कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो उसे एक कब्र का कतबा नजर आया, जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई कब्र पर लगे कतबे पर लिखा था, आसिफ अजहर वालिद अजहर शेख, तारीख वफात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी।